डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 7 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके तीनों ही अपनी अगली हाशिरा ट्रेनिंग यानी ग्योमी के पास आ गए थे, जहां गेन्या की एडवाइस को फॉलो करते हुए तांजीरो रेपिटेटिव एक्शन का यूज करता है और उस बड़े से बोल्डर को धकेलने में कामयाब हो जाता है, जो देख इनोसुके और जेनित्सु हैरान थे। तांजीरो अब आगे बढ़ता ही रहता है और अपने हिप्स और पैरों के मसल्स का भी इस्तेमाल करता है। अब तांजीरो को देखकर इनोसुके को भी जोश आ जाता है और वो अपने मन में बार बार टेम्पुरा के बारे में सोचता है, जिससे वो भी उस बोल्डर को धकेलने में कामयाब हो जाता है। ये देख जेनित्सु को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब सिर्फ वही बाकी रह गया था। तभी जेनित्सु के पास उसकी कासुगाई बर्ड चुनतारो आती है, जो कि रो रही थी और उसके पास एक लेटर था। जेनित्सु शुरू में तो उस पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन चुनतारो जब उसे चोंच मारती है तब जेनित्सु को वो लेटर दिखाई देता है। इधर तांजीरो उस बोल्डर को करीब 100 मीटर तक धकेल कर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है। तांजीरो बुरी तरह से थक गया था, वो वहीं पर लेट जाता है और उसे बहुत प्यास भी लगी थी। वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो गया था, क्योंकि उसका ढेर सारा पसीना बह गया था। तांजीरो को लगता है कि वो यहीं मर जाएगा, तो वो आखिरी बार अपने दोस्तों को याद करने लगता है और उनसे मदद मांगता है। अचानक ही ग्योमी यहाँ आ जाता है और तांजीरो के मुंह पर पानी डालकर उसकी प्यास बुझाता है। ग्योमी तांजीरो को ट्रेनिंग पूरी करने पर बधाई देता है और स्वॉर्डस्मिथ विलेज में किए कारनामों पर उसकी तारीफ भी करता है। तांजीरो उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ग्योमी आगे बताता है कि तांजीरो ने अपनी डीमन बहन की जगह गांव वालों की जान को ज्यादा प्राथमिकता दी और इस अच्छे काम के लिए उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। वो एक काफी महान तलवारबाज है। तांजीरो कहता है कि आप गलत हैं, वो फैसला असल में नेजुको का ही था। मैं तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, जिसमें गांव वाले मारे जाते, तो मैं आपकी इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ। अब ये सुन ग्योमी सोच में पड़ जाता है। उसका मानना है कि बच्चे मासूम और कमजोर ही नहीं होते, बल्कि झूठे और खुदगर्ज भी होते हैं, लेकिन उसे तांजीरो में ये सब नजर नहीं आता। तांजीरो कहता है कि वो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहता है, पर वो नहीं जानता कि आगे क्या होगा। पर कोई ना कोई हमेशा उसकी मदद करता है सही राह दिखाने में, इसीलिए उसने अब तक कोई गलती नहीं की है। तांजीरो ग्योमी की रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। तांजीरो ग्योमी को उसे पानी पिलाने और अब तक की ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया बोलता है। ग्योमी कहता है कि अब उसे कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन वो तांजीरो की रिस्पेक्ट करता है। तांजीरो को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है और ग्योमी उसे पास्ट की कहानी सुनाने लगता है। ग्योमी पहले एक मंदिर में अनाथ बच्चों को पाला करता था। वो उनके लिए मांग कर खाना लाता था। अब इनमें से एक बच्ची सायो अपनी फिश ग्योमी को देने लगती है, क्योंकि कम खाने की वजह से वो बहुत पतला हो गया था। ग्योमी सायो से कहता है कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से भूख सहन कर सकता है, तो ये फिश सायो को ही खानी चाहिए। सभी बच्चे फिर खाना शुरू कर देते हैं। भले ही इनमें खून का रिश्ता नहीं था, पर ये सभी आपस में एक परिवार की तरह रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। ग्योमी हमेशा ऐसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन एक रात एक बच्चे ने नियम तोड़ दिया और रात होने तक भी टेम्पल में वापस नहीं आया। फिर उसका सामना एक डीमन से हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे ने डीमन से कहा कि टेम्पल में ग्योमी और 8 बच्चे हैं, उन्हें खा लो। डीमन से सुरक्षा के लिए ग्योमी हर रात विस्टेरिया फूल से बनी अगरबत्ती जलाकर बाहर रखता था, लेकिन उस बच्चे ने सारी अगरबत्तियां बुझा दी और उस डीमन को टेम्पल के अंदर आने का न्योता दिया। टेम्पल में एंटर करते ही वो डीमन 4 बच्चों को मार देता है। आवाज सुनकर ग्योमी की नींद खुलती है और वो बाकी 4 बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, पर उनमें से 3 बच्चे ग्योमी की बात नहीं सुनते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं और वो भी डीमन के हाथों मारे जाते हैं। उस टाइम खाने की कमी से ग्योमी बहुत दुबला पतला हुआ करता था, उसकी आवाज भी बहुत कमजोर थी और आखिरकार वो एक अंधा भी था। तो बच्चों को लगा ही नहीं कि ग्योमी उनकी सुरक्षा कर पाएगा और तांजीरो को अब जाके पता चलता है कि ग्योमी अंधा है। सिर्फ एक बच्ची थी जिसने ग्योमी की बात सुनी थी, सायो। सायो अकेली ग्योमी के पीछे छुपी रही। अब ग्योमी सायो को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। उसने डीमन से लड़ने का फैसला किया। उसने डीमन के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें उखाड़ दिया और फिर वो डीमन के मुंह पर ढेर सारे मुक्के मारने लगता है। ग्योमी को मारपीट से नफरत है। ये पहली बार था जब ग्योमी ने अपनी पूरी ताकत से किसी को मुक्का मारा था और अपनी ताकत देखकर तो खुद ग्योमी भी डर गया था। अगर उस दिन डीमन का अटैक नहीं होता तो ग्योमी को भी कभी पता ही नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्योमी सुबह होने तक उस डीमन के सिर को मारता ही रहा। इस लड़ाई में ग्योमी भी बहुत घायल हो गया था। उसने सायो को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन जब लोग यहाँ
यहाँ मदद के लिए पहुंचे तब पता है सायो ने ग्योमी के बारे में क्या कहा था? वो आदमी एक मॉन्स्टर है, उसने सभी को मार दिया। ये सुन तांजिरो भी चौंक जाता है। ग्योमी कहता है कि रात में जो हुआ उसे देख सायो डर गई होगी और वो सिर्फ 4 साल की थी तो उससे गलती हो गई। बच्चे ऐसे ही होते हैं। ग्योमी चाहता था कि सायो उसका शुक्रिया करे पर वो जान गया कि बच्चों को सिर्फ अपनी ही चिंता होती है। सुबह होते ही उस डीमन की लाश राख बनकर उड़ गई थी। वहाँ सिर्फ ग्योमी और बच्चों की लाशें थी तो ग्योमी पर उनके मर्डर का इल्जाम लगाया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर मास्टर कागाया उसे बचाने नहीं आते तो ग्योमी मर चुका होता। उस दिन के बाद से ग्योमी किसी पर भरोसा नहीं करता है और उसने तांजिरो पर भी शक किया था। इंसान का असली चेहरा भयानक परिस्थिति में ही सामने आता है पर तांजिरो ना तो मैदान छोड़कर भागा और ना ही उसने झूठ बोला। वो ईमानदार है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की क्वालिटी हर परिस्थिति में मेंटेन कर पाते हैं। मैंने कई लोगों को अपने दिल की आंखों से देखा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि तांजिरो तुम एक स्पेशल चाइल्ड हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम सही राह पर चलो और कभी अपना रास्ता न भटको। ये सब सुनकर तांजिरो की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो ग्योमी का शुक्रिया करता है और उससे कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्योमी अब तांजिरो के सिर पर हाथ फेरने लगता है ठीक जैसे वो सायो के सिर पर हाथ रखता था और कहता है कि तांजिरो की उसके साथ ट्रेनिंग अब पूरी हो गई है। इसके बाद खाना खाते समय गेन्या तांजिरो और इनोसुके को बताता है कि इतना सब होने के बाद भी ग्योमी एक अच्छे इंसान है क्योंकि गेन्या में कोई टैलेंट नहीं है, इसीलिए ग्योमी ने उसे अपना साइड किक नहीं बनाया। लेकिन ये जानने के बाद भी कि गेन्या ने एक डीमन खाया है, ग्योमी ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया। ग्योमी गेन्या को शिनोबू के पास भी लेकर गया था उसके शरीर की जांच करवाने के लिए। शिनोबू ने गेन्या को बहुत लेक्चर दिया था कि उसने क्या सोचकर डीमन खाया। इनोसुके अब जेनित्सु की भी फिश उठाकर खाने लगता है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था, पर तांजिरो उसे समझाता है कि जेनित्सु को बाद में भूख लगेगी और इनोसुके फिश वापस रख देता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा दूसरों की पड़ी रहती है। गेन्या तांजिरो से कहता है कि तुम बहुत जिद्दी हो तो शिनोबू तुम्हें भी लेक्चर देती होगी। तांजिरो कहता है कि ऐसा नहीं है और शिनोबू बस उनकी हेल्थ की चिंता करती है। तांजिरो कहता है कि खाना खाने के बाद वो गियू की ट्रेनिंग के लिए उसके पास जाने वाला है। वो गेन्या को भी साथ चलने को बोलता है पर गेन्या कहता है कि वो चाह कर भी नहीं चल सकता क्योंकि उसने अब तक बोल्डर को 109 मीटर यानी 1 चो तक नहीं धकेला है क्योंकि वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता। अब इस बात पर इनोसुके गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। इनोसुके को रोकने के लिए तांजिरो उसके ऊपर बैठ जाता है। तांजिरो कहता है कि जाने से पहले वो गेन्या से उसके भाई विंड हाशिरा सानेमी के बारे में कुछ बात करना चाहता है। तांजिरो इसके बाद जेनित्सु से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने अपना बोल्डर धकेला या नहीं, जिस पर जेनित्सु काफी शांत स्वभाव में मना करता है। तांजिरो कहता है कि वो अगली ट्रेनिंग के लिए गियू के पास जा रहा है लेकिन उसे जेनित्सु की चिंता हो रही है क्योंकि कुछ टाइम से जेनित्सु काफी शांत है। जेनित्सु उसे जाने के लिए गुड लक बोलता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना होगा। तांजिरो को अब जेनित्सु की चिंता होती है और वो पूछता है कि क्या वो उसकी कोई मदद कर सकता है, पर जेनित्सु कहता है कि तांजिरो तुम बस अपना काम करो। आखिर में जेनित्सु कहता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो तांजिरो, शुक्रिया, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो मुझे ही करना होगा। हम जेनित्सु का चेहरा देखते हैं जिस पर खून लगा हुआ था और उसके हाथ में चुनतारो का दिया वही लेटर था। उसे ही पढ़कर शायद जेनित्सु इतना सीरियस हो गया है। रास्ते में भी तांजिरो जेनित्सु के बारे में सोचता है। उसे नेजुको की भी चिंता होती है जिसे वो हाशिरा ट्रेनिंग की शुरुआत में ही छोड़कर आ गया था कि कहीं उसे अकेला महसूस ना हो रहा हो। कुछ देर में तांजिरो गियू के ट्रेनिंग यार्ड में पहुंच जाता है। यार्ड के बाहर ही गियू और सानेमी आपस में फाइट की ट्रेनिंग कर रहे थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर गियू पर अटैक करता है जिसे गियू ब्लॉक तो कर देता है लेकिन उसकी लकड़ी की तलवार में क्रैक आ जाता है। तांजिरो इन्हें इतनी स्पीड से लड़ते देख हैरान हो जाता है लेकिन अब वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। लड़ते हुए सानेमी गियू को चिढ़ाता है कि तुमने कहा था ना कि तुम हम सबसे अलग हो, पर तांजिरो ही था जो उस लाइन का असली मतलब जानता है। दोनों में काफी कमाल की लड़ाई होती है और आखिर में दोनों की ही तलवारें टूट जाती है। सानेमी अब कहता है कि चलो हाथों से ही लड़ाई करते हैं, पर तांजिरो उनके बीच में आकर उन्हें लड़ने से मना करता है। सानेमी जो कि तांजिरो पर अब भी गुस्सा था, वो तांजिरो को याद दिलाता है कि उसे सानेमी से दूर रहने के ऑर्डर्स मिले हैं। तो मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांजिरो पूछता है कि तुम दोनों ओहागी मिठाई के लिए लड़ रहे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। सानेमी गुस्से में पूछता है कि तुम मजाक कर रहे हो ना?
पर तांजीरो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना। जब तांजीरो सानेमी के यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे बार बार मिठाई की खुशबू आती थी, तो इस तरह से उसे पता चला। अब ग्यू भी सानेमी से पूछता है कि तुम्हें ओहागी मिठाई पसंद है। तांजीरो बीच में ही बोलने लगता है कि अरे मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट होती है, मुझे भी मेरी दादी के हाथ की ओहागी बहुत पसंद थी। अब सानेमी गुस्से में तांजीरो को मुक्का मारकर हवा में उड़ा देता है। तांजीरो को जब होश आता है तो ग्यू उसके पास बैठा था। वो तांजीरो को बताता है कि सानेमी गुस्से में यहाँ से चला गया। तांजीरो पूछता है कि वो दोनों लड़ क्यों रहे थे, जिस पर ग्यू बताता है कि वो लड़ नहीं रहे थे बल्कि बस ट्रेनिंग कर रहे थे। ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसीलिए इनके पास लकड़ी की तलवारें थी। तांजीरो अब इनकी ट्रेनिंग में दखल देने के लिए माफी मांगता है। ग्यू कहता है कि कोई बात नहीं, सानेमी हमेशा गुस्से में रहता है, तो ग्यू उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता। पर उसे अब सानेमी का फेवरेट फूड पता चल गया है। अब ग्यू अपनी पॉकेट में ओहागी रखा करेगा और सानेमी को देकर उससे दोस्ती कर लेगा, जो कि तांजीरो को भी अच्छा आइडिया लगता है। इस तरह उन सब में दोस्ती हो जाएगी। इधर सानेमी अकेले घर जा रहा था और वो अब गुस्सा था कि तांजीरो ने उसकी ट्रेनिंग बिगाड़ दी। आज ट्रेनिंग करने के लिए मुइचिरो और ओबनाई भी नहीं थे। सानेमी सोचता है कि वो तांजीरो सच में इतना बुद्धू है या दिखावा करता है। तभी सानेमी को झाड़ियों में किसी चीज की आवाज आती है और वो अपने हाथ से उस चीज को पकड़ लेता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक डीमन की आंख थी, जिसे देख सानेमी कंफ्यूज हो जाता है और डीमन की आंख राख बनकर उड़ जाती है। और अब सानेमी को समझ आता है कि डीमंस उनके यहाँ घुसपैठ कर चुके हैं। इसके बाद हम उबुयाशी की मेंशन को देखते हैं, जिसमें मास्टर कागाया और उनकी वाइफ थी। अचानक ही मेंशन का दरवाजा खुलता है और हम किसी की परछाई को देखते हैं जो कि अंदर आ रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि डीमंस का राजा मुजान किबुत्सुजी था। मुजान धीरे धीरे अपने कदम मास्टर कागाया की तरफ बढ़ा रहा था और दोस्तों मुजान की इस एंट्री ने तो रोंगटे खड़े कर दिए, सच में। खैर, मुजान कागाया के ठीक सामने जाकर खड़ा होता है। कागाया, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, वो गर्दन घुमाकर अपने इस बिन बुलाए मेहमान की तरफ देखता है और कहता है कि आखिर तुम आ गए, ये हमारी पहली मुलाकात है ना मुजान किबुत्सुजी। मुजान कहता है कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी हो गई है कागाया। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क समाप्त होता है। ये आर्क सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति थी और अब इस कहानी में हमें सिर्फ भयंकर संग्राम ही देखने को मिलेगा। अगला एपिसोड इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा, लेकिन उस एपिसोड के साथ ही इन्फिनिटी कैसल आर्क शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मुजान अब डीमन स्लेयर्स के घर में घुस आया है। क्या स्लेयर्स उसे मार पाएंगे? मुजान यहाँ क्यों आया है? ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। और उसे बिल्कुल भी मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।